दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के बाद पैदा हुई त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति ने भारतीय संघीय राजनीति, संवैधानिक परंपराओं और राज्यपाल की भूमिका को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। चुनाव परिणामों में थलपति विजय की पार्टी टीवी के 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि बहुमत का आंकड़ा 118 है। कांग्रेस ने अपने 5 विधायकों के समर्थन का औपचारिक पत्र दिया और कुछ निर्दलीय और छोटे दलों के समर्थन के दावे के साथ विजय 113 विधायकों का समर्थन पत्र लेकर राज्यपाल से मिलने पहुंचे। लेकिन राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता देने के बजाय ये कहकर लौटा दिया कि पहले 118 विधायकों का स्पष्ट समर्थन दिखाइए, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया होगी। यहीं से राजनीतिक विवाद शुरू हो गया, क्योंकि भारतीय संसदीय लोकतंत्र में सरकार का असली बहुमत राजभवन में नहीं बल्कि विधानसभा के फ्लोर पर होता है। संवैधानिक विशेषज्ञों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि राज्यपाल की भूमिका निर्णायक नहीं बल्कि प्रक्रियात्मक होती है। सुप्रीम कोर्ट भी कई फैसलों में कह चुका है कि बहुमत परीक्षण सदन के भीतर होना चाहिए। 1994 के प्रसिद्ध SR बम्बई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा था कि किसी सरकार का बहुमत राजभवन की धारणाओं या राजनीतिक अनुमान से नहीं बल्कि सदन में फ्लोर टेस्ट से तय होगा। यही कारण है कि भारतीय राजनीति में बार बार फ्लोर टेस्ट लोकतांत्रिक वैधता का सबसे बड़ा आधार माना गया है। अगर इस सिद्धांत को तमिलनाडु की वर्तमान स्थिति पर लागू करें तो ये तर्क मजबूत होता है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण टीवी के प्रमुख विजय को पहले सरकार बनाने का अवसर मिलना चाहिए था और उन्हें सीमित समय देकर विधानसभा में बहुमत साबित करने को कहा जाना चाहिए था। भारतीय राजनीति में इसके कई उदाहरण मौजूद हैं। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी को लोकसभा में पूर्ण बहुमत न होने के बावजूद सबसे बड़ी पार्टी के नेता के रूप में सरकार बनाने का न्योता मिला था। उन्हें सदन में बहुमत साबित करने का अवसर दिया गया, हालांकि बाद में उनकी सरकार गिर गई। 2018 में कर्नाटक में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन पूर्ण बहुमत से दूर थी। तब राज्यपाल ने BS येदियुरप्पा को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया और फ्लोर टेस्ट का मौका दिया। इसी तरह गोवा और मणिपुर में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सत्ता से बाहर रह गई, क्योंकि विपक्षी दलों ने तेजी से गठबंधन कर बहुमत का दावा पेश कर दिया। महाराष्ट्र 2019 में भी राज्यपाल की भूमिका विवादों में रही, जब सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिला दी गई थी और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया। इन उदाहरणों से ये साफ है कि भारतीय लोकतंत्र में 2 परंपराएं साथ साथ चलती रही। पहली, सबसे बड़ी पार्टी को अवसर देना। दूसरी, जिसके पास स्पष्ट बहुमत के समर्थन पत्र हो उसे बुलाना। तमिलनाडु के मामले में विवाद इसलिए बढ़ा क्योंकि टीवी के सबसे बड़ी पार्टी भी है और उसके पास कांग्रेस तथा कुछ निर्दलियों का समर्थन भी बताया जा रहा है। फिर भी राज्यपाल ने उसे मौका नहीं दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग इसे केवल संवैधानिक सतर्कता मान रहा है, जबकि दूसरा वर्ग इसे राजनीतिक हस्तक्षेप बता रहा है। यही वो बिंदु है जहां बीजेपी की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तमिलनाडु की राजनीति ऐतिहासिक रूप से द्रविड़ दलों के इर्द गिर्द घूमती रही है और बीजेपी लंबे समय तक राज्य में सीमित प्रभाव वाली पार्टी रही। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी ने दक्षिण भारत में विस्तार की रणनीति पर बहुत जोर दिया है। ऐसे में थलपति विजय के TVK का उभार बीजेपी के लिए अवसर भी है और चुनौती भी। अवसर इसलिए क्योंकि DMK विरोधी वोट बंट सकते हैं और चुनौती इसलिए क्योंकि विजय खुद एक बड़े जनाधार वाले करिश्माई नेता बनकर उभरे हैं, जो भविष्य में राष्ट्रीय राजनीति में भी प्रभाव डाल सकते हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि राज्यपाल का रवैया इसलिए कठोर दिख रहा है ताकि TVK पर दबाव बनाया जा सके और उसे ऐसे गठबंधनों की ओर ढकेला जाए जो भविष्य में बीजेपी के लिए अनुकूल हो। हालांकि इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण सामने नहीं आया, लेकिन भारतीय राजनीति में राज्यपालों की भूमिका को लेकर पहले भी विवाद होते रहे हैं। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली और तमिलनाडु जैसे राज्यों में विपक्षी दल कई बार आरोप लगाते रहे कि राजभवन केंद्र सरकार की राजनीतिक रणनीति का विस्तार बन जाता है। दूसरी ओर बीजेपी और उसके समर्थक ये तर्क देते हैं कि राज्यपाल केवल संवैधानिक स्थिरता सुनिश्चित करना चाहते हैं और बिना स्पष्ट बहुमत के किसी को बुलाना खरीद फरोख्त और अस्थिरता को बढ़ावा दे सकता है। लेकिन व्यावहारिक राजनीति में देखें तो विजय के मुख्यमंत्री बनने की संभावना अभी भी बहुत मजबूत मानी जा रही है। पहला रास्ता यह है कि कांग्रेस के 5 विधायक और कुछ निर्दलीय या छोटे दल TVK को खुला समर्थन दे दें, जिससे संख्या 118 या उससे अधिक हो जाए। दूसरा रास्ता यह है कि AIADMK या उसके भीतर का कोई धड़ा
बाहर से समर्थन दे। चुनाव परिणामों के बाद लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि एआईएडीएमके के कई विधायक विजय के साथ जाने के पक्ष में हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जनता ने इस बार बदलाव का जनादेश दिया है। तीसरा रास्ता यह हो सकता है कि राज्यपाल अंततः संवैधानिक दबाव और जनमत को देखते हुए विजय को शपथ दिला दें और 7 से 10 दिन के भीतर फ्लोर टेस्ट कराने को कहें। अगर ऐसा होता है तो विजय आसानी से बहुमत साबित कर सकते हैं, क्योंकि राजनीति में सरकार गठन के बाद समर्थन जुटाना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि जनता की सहानुभूति तेजी से विजय की ओर जाती हुई दिख सकती है। भारतीय राजनीति में जब भी किसी लोकप्रिय नेता को रोके जाने की छवि बनती है तो उसका राजनीतिक लाभ अक्सर उसी नेता को मिलता है। इंदिरा गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी तक कई उदाहरण हैं जहां टकराव की राजनीति ने जनाधार को और मजबूत किया। विजय के समर्थक अब इस पूरे घटनाक्रम को जनादेश बनाम व्यवस्था की लड़ाई के रूप में पेश कर रहे हैं। उनकी पार्टी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि जनता ने उन्हें सबसे बड़ी पार्टी बनाया, लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान उन्हें रोकना चाहता है। अगर ये नैरेटिव मजबूत होता है तो विजय की राजनीतिक स्थिति और मजबूत हो सकती है। यही कारण है कि तमिलनाडु का ये घटनाक्रम केवल सरकार गठन का मामला नहीं रह गया, बल्कि इस संवैधानिक परंपरा, राज्यपाल की निष्पक्षता, केंद्र राज्य संबंधों और दक्षिण भारतीय राजनीति के भविष्य की बड़ी बहस बन चुका है। अंततः लोकतंत्र में आखिरी फैसला विधानसभा के फ्लोर पर ही होता है। अगर विजय 118 का आंकड़ा सदन में साबित कर देते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए असली लड़ाई अब राजभवन से ज्यादा राजनीतिक संदेश, गठबंधन गणित और फ्लोर टेस्ट की राजनीति की बन चुकी है।